Today's lecture is about UV visible spectroscopy, and we will discuss about the deviations from Lambert-Beer law. Deviations को दो तरह से डिवाइड करते हैं हम लोग. One are called as instrumental deviations and second one are called sample deviation. इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट के किसी कंपोनेंट की वजह से जो डेविएशंस आएंगी उनको इंस्ट्रूमेंटल डेविएशंस का नाम देंगे. और अगर सैंपल के अंदर कोई चेंजेस आती हैं या सैंपल की वजह से कोई डेविएशंस अपीयर होती हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज डेविएशन. हम दोनों के रिमूवल के मेथड पढ़ेंगे और दोनों डेविएशंस होती किस तरह की हैं इनको डिस्कस करेंगे. इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशंस या डेविएशन दोनों नाम दिए जाते हैं इनको. ये हो सकती हैं रेजोल्यूशन के कंप्लीटली रिजॉल्व्ड पीक्स ना आ रही हूँ हमारे पास, तो दैट वन इज वन ऑफ द एरर इन द इंस्ट्रूमेंट. टू नॉइज रेशियो. सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मतलब होता है कि एक तो सिग्नल ऑब्टेन होता है ना हमारे पास, एक नीचे बैकग्राउंड रेडिएशंस आ रही होती हैं. तो अगर वो बैकग्राउंड रेडिएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हों, नॉइज रेशियो कम हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बेटर इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया जाता. सिग्नल टू नॉइज रेशियो को हम लोग डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं हमेशा. तीसरी है स्टे लाइट. स्टे लाइट का मतलब है कि आप एक खास वेवलेंथ से खास वेवलेंथ डाल रहे होते हैं सैंपल के ऊपर. अगर उसके अलावा कोई रेडिएशन किसी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से आकर उस सैंपल के ऊपर पड़ रही हैं, तो दोज रेडिएशन विल बी कॉल्ड एज स्टे लाइट रेडिएशन. उनको स्टे लाइट का नाम देते हैं. स्टे का लफ्जी मतलब है घूमती फिर, आवारा, मतलब ऐसी रेडिएशन जो इर्द गिर्द से आकर उसमें ऐड हो जाती हैं सैंपल के ऊपर, तो दे विल बी कॉल्ड एज सैटेलाइट. तो ये इंस्ट्रूमेंट में अगर ये तीनों प्रॉब्लम्स किसी तरह से आती हैं तो दीज विल बी कॉल्ड टू बी द इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन. हम लोग इनको वन बाय वन आगे पढ़ते हैं. सैंपल लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. लाइक आप ऐसा कोई सैंपल ले रहे हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, वो एसोसिएशन कर लेते हैं या डिसोसिएशन कर लेते हैं. तो एसोसिएशंस हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है. मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आपने वाटर में ऐड किया है, तो वाटर और उस मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो जाती है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एसोसिएशन. तो इसी तरह रिएक्शन उस और सॉल्वेंट के दरमियान या सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अगर रिएक्शंस हो जाते हैं तो ये भी डेफिनेटली उसको इफेक्ट करेंगे, आपके सिग्नल्स को इफेक्ट करेंगे. या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है. मतलब सपोज करें ना, लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डाल रहे हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला मीडियम जो एयर है उसमें और है, और जैसे ही वो सोल्यूशन में पास आउट होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस की वजह से भी सैंपल डेविएशंस हो सकती हैं या सिग्नल्स जो हैं वो डेविएट हो सकते हैं, रिजल्ट्स हमारे डेविएट हो सकते हैं. उसको कम करते हैं ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द सेकंड मीडियम, इन द फर्स्ट मीडियम, इस रेशियो को लेकर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ reference with respect to refractive index of incident cell, and eta 2 minus eta 1, it is viscosity values for the two medium. तो इससे हम लोग ओवरकम करते हैं. कहता है कि ये जो लैम्बर्ट बियर लॉ है ये आपका सक्सेसफुली एप्लीकेबल होता है लो एनालाइट कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर. अप टू 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर ये एप्लीकेबल है. इससे ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशंस हो जाती हैं तो ये ज़्यादातर एप्लीकेबल नहीं रहता. या अगर सॉल्यूशन के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ अदर स्पीशीज ऐड हो जाती हैं, स्पीशीज जो उसके अंदर है, एक एनालाइट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज करें आप कॉपर प्लस 2 आयंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, और उसके साथ कोई आयरन के या सिल्वर वगैरह के आयन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, तो दे विल अफेक्ट द रिजल्ट्स. हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ अदर स्पीशीज में आल्सो अफेक्ट द रिजल्ट्स. तो इसकी वजह से भी डेविएशंस हो सकती हैं. सैंपल डेविएशन, व्हाट आर दीज? पहली बात कि हाई कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है सैंपल की. मतलब जो भी कंपोनेंट आपने लिया हुआ है जिसको आप जैसे अभी पिछली एग्जांपल आपने की है कॉपर प्लस 2 आयंस को अगर आप लोग डिटेक्ट कर रहे हैं और उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एक्सीडिंग 0.01 मोलर है, इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है,
तो कहता है द एवरेज डिस्टेंसेज बिटवीन द आयंस और मॉलिक्यूल absorbing species are diminished to the point where each particle affects the charge distribution and the extent of the absorption of its neighbors. अब होता क्या है, जैसे ही ये होगा मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होने से होगा क्या, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं, एक दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक चार्ज को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रिक चार्ज को इफेक्ट करना शुरू करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उनकी इफेक्ट होती है एक दूसरे की नेबर्स की वजह से, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इफेक्ट होने की वजह से डेविएशंस कॉज होती हैं एंड डेविएशंस फ्रॉम द लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशंस आर कॉज्ड कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से जब हर एक मॉलिक्यूल इंडिविजुअली बिहेव नहीं करता, तो हर एक मॉलिक्यूल या हर एक पार्टिकल इंडिविजुअली को या इंडिविजुअली रेडिएशंस को इफेक्ट नहीं कर रहा होता, इंडिविजुअली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। जब इंडिविजुअली मॉलिक्यूल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते तो उससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, द एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन कर्व विच मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। एब्जॉर्बेंस ऐसे होना चाहिए ना कि इधर अगर एब्जॉर्बेंस ले रहे हैं, इधर कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, तो दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको चाहिए, तो दैट वुड डेविएट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन से रिलेशनशिप डेविएट कर जाता है ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज ईच पार्टिकल स्टार्ट इफेक्टिंग इट्स नेबर्स, हर पार्टिकल अपने नेबर्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये कॉज होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये डेविएशन कॉज होती है। ऐसा वो कहता है सिमिलर इफेक्ट समटाइम्स अकर इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ एब्जॉर्बर्स दैट कंटेन ऑफ अदर स्पीशीज पार्टिकुलरली इलेक्ट्रोलाइट्स। वो कहता है अगर अगर हमारे पास जो एनालाइट आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हैं, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है लेकिन सॉल्यूशन के अंदर दूसरे कुछ एनालाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, खासतौर पर दूसरे एनालाइट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स हों, इलेक्ट्रोलाइट की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी सिमिलर टाइप ऑफ इफेक्ट जनरेट होता है। व्हेन आयंस आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, जब आयंस एक वो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हम बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से आयंस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, the molar absorptivities of the analyte can be altered because of electrostatic interactions which can lead deviations from the Beer's law। अब उससे क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाले हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से आपके मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्बिटिविटीज चेंज हो जाती हैं, मोलर एब्जॉर्बिटिविटीज चेंज, जिसकी वजह से वो डेविएट करते हैं फ्रॉम द बियर्स लॉ, लैम्बर्ट बियर्स लॉ से डेविएशन कॉज होती है। तो हम लोगों ने किया एक तो हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, दूसरा हमने किसकी वजह से किया, हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है और दूसरी स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पर दूसरी स्पीशीज जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट भी हैं, तो तब इफेक्ट ज़्यादा सीवियरली कॉज होता है। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब ये एक नई प्रॉब्लम है कि अगर सोल्यूट आपने जो ऐड किया है, इट शुड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद दैट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कॉपर प्लस 2 आयंस की, अगर कॉपर प्लस 2 आयंस को आपने वाटर में ऐड कर दिया हुआ है, तो कॉपर प्लस 2 आयंस के साथ वाटर क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ब्लूइश कलर का कॉम्प्लेक्स बन। So when the absorbing species undergo association, dissociation or reaction with the solvent to give products that absorbs differently from the analyte, suppose करें कॉपर आयन जो है वो डिफरेंटली एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अगर वो कॉपर आयन बना लेते हैं, वाटर के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो कॉपर वाटर का कॉम्प्लेक्स जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब करता है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम विल बी कॉज। आप तो जो भी यूवी विजिबल मेजरमेंट कर रहे होते हैं, आप लैम्डा मैक्स के ऊपर वैल्यूज ले रहे होते हैं ना, तो लैम्डा मैक्स एक आयन की और है, लेकिन जब वो सॉल्यूशन बना लेता है या कॉम्प्लेक्स बना लेता है आपके सॉल्वेंट के साथ, तो कॉम्प्लेक्स में उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू ही डिफरेंट हो गई, की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, तो डेफिनेटली डेविएशन विल बी कॉज। द एक्सटेंट ऑफ सच डेविएशंस कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द
molar absorptivities of the absorbing species and equilibrium constant of these equilibria, कि वो जो equilibrium maintain हो जाता है, उस equilibrium में जितनी species होती हैं, like solute और solvent का जो आपस में interaction और प्रोडक्ट दोनों की हम लोग मोलर एब्जॉर्बिटिविटीज को मेजर कर लें, दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मेजर कर लें और फिर रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरेट करें, तो तब इन खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ऐसा हम लोग कर नहीं सकते। इंडिविजुअल मोलर एब्जॉर्बिटिविटीज निकालना मुश्किल होता है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो भी इफेक्ट होता है विद दैट ऑफ द टेम्परेचर एटसेट्रा। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से, अगर कॉम्प्लेक्सेशन होती है, डिसोसिएशन होती है या रिएक्शन होता है, तो हम लोग इसके इफेक्ट नहीं कर सकते। इन डेविएशन, ये डेविएशन साथ साथ रहती हैं। फॉर एग्जांपल मोनोमर डाइमर इक्विलिब्रिया के मोनोमेरिक फॉर्म और डाइमेरिक, जैसे आप बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अगर उनको किसी नॉन पोलर मीडियम में डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर पोलर मीडियम में वाटर में लें तो वो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर उनका मोनोमर और डाइमेरिक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। मेटल कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रिया, मतलब मेटल रिएक्ट्स विद अ लिगेंड, मेटल लिगेंड के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनाती है तो उसका भी जाहिर है एक मेटल कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया जनरेट होगा, वेयर मोर देन वन कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट, तो उसमें भी डेविएशंस कॉज होंगी। एसिड बेस इक्विलिब्रिया हो सकता है, सॉल्वेंट एनालाइट एसोसिएशन इक्विलिब्रिया हो सकता है। तो अगर इस किस्म का सॉल्वेंट और सोल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन होता है तो उससे जो प्रॉब्लम्स आएंगी, डेविएशंस आएंगी, इनको रिमूव करना मुश्किल प्रोसेस। थर्मल इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट जो है वो किसी खास टेम्परेचर के ऊपर इन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो whenever there will be an equilibrium between the excited state and a ground state, तो तब भी डेविएशंस कॉज होंगी। कॉज आपको क्या चाहिए, अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं तो फॉरन एक्साइटेड स्टेट को डी एक्साइट होना चाहिए, और अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं तो फॉरन आपकी ग्राउंड स्टेट को फॉरन एक्साइट होना चाहिए। तो अगर उनके इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो डेविएशंस होंगी। फ्लोरिसेंट कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, अगर जिस मटेरियल के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके अलावा कोई फ्लोरिसेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो मखसूस किस्म की चमक देते हैं। अगर इस तरह के कोई कंपाउंड आपके सैंपल के अंदर आ सकते हैं या आ जाते हैं तो दे विल कॉज द डेविएशंस फ्रॉम लैम्बर्ट-बियर्स लॉ। तो लैम्बर्ट-बियर लॉ में डेविएशन बनेंगे। नेक्स्ट आर सम इंस्ट्रूमेंटल डेविएशंस। इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से क्या डेविएशंस आ सकती हैं। पहली डेविएशन है इनस्टेबिलिटी ऑफ द लाइट्स। देखें, जब कभी भी आप यूवी विजिबल या विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं, आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आप उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन कर दें और 10-15 मिनट तक के लिए उसको ऑन रहने दें। अगर कभी आप लोगों ने अपने ये एलईडी बल्ब या ये जो घरों के अंदर लगे हुए हैं आपके एनर्जी, इनको ऑन करें तो इसकी शुरू में ब्रिलियंस कम होती है, 5-7 मिनट के बाद ये अपनी फुल ब्रिलियंस पर पहुंचते हैं। इसका मतलब है इनस्टेबल लाइट सोर्सेज हैं। उनको भी आप ऑन करके 10 मिनट 15 मिनट तक के लिए इसलिए वेट करते हैं ताकि वो लाइट सोर्स जो है वो अपनी फुल ब्रिलियंस पर चला जाए और इनस्टेबल ना हो। तो अगर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये जो लगा हुआ लाइट सोर्स है अब स्टेबल होता है तो उसके इनस्टेबल होने की वजह से भी डेविएशंस कॉज होती हैं। नेक्स्ट इज द फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई वोल्टेज। अगर पावर सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ रही है, मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट जिस पावर सप्लाई के साथ अटैच किया है तो उसके वोल्टेज जो हैं वो कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर भी लाइट सोर्स इनस्टेबल हो जाएगा। नॉन डिटेक्टर और एम्पलीफायर सिस्टम, अगर एम्पलीफायर सिस्टम या डिटेक्टर का रिस्पॉन्स नॉन लीनियर हो जाता है, नॉन लीनियर का क्या मतलब है, उस लाइन से डेविएट करता है, तो अगेन देयर विल बी अ डेविएशन। यूज ऑफ पॉलीक्रोमैटिक लाइट, पॉलीक्रोमैटिक और मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ सिंगल, पॉलीक्रोमैटिक लाइट ऑफ मल्टीपल, जिसमें एक से ज्यादा वेवलेंथ आ जाए। Beer's law strictly applies only when measurements are made with monochromatic। जब हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट के ऊपर काम करते हैं तो तब लैम्बर्ट बियर लॉ अप्लाई होता है।
In practice, polychromatic sources that have a continuous distribution of wavelengths are used in conjunction with that of the grating or filter to isolate the nearly symmetric band of wavelengths surrounding the wavelength to be employed. किया क्या जाता है, आपके पास जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, वो पॉलीक्रोमेटिक होता है। आप उसके आगे क्या यूज कर रहे होते हैं, आप उसके आगे इन कंजंक्शन ग्रेटिंग या फिल्टर को यूज कर रहे होते हैं, और वो ग्रेटिंग या फिल्टर क्या करती है, एक खास पोर्शन ऑफ लाइट को आगे लेकर जाती है। ग्रेटिंग और फिल्टर से हमारे पास खास पोर्शन ऑफ लाइट ऑब्टेन होता है, या एक खास पोर्शन ऑफ लाइट को हम लोग लेते हैं। अब वो जो खास पोर्शन ऑफ लाइट लिया जाता है, वो कुछ वेवलेंथ्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो जब खास वेवलेंथ उस पोर्शन को आप ले लेते हैं, कट डाउन करते हैं, तो वो सैंपल के ऊपर पड़ रहा होता है एक्चुअली। तो वो कहता है कि इन किस्म की डेविएशंस को, ये देखें, अगर ये वाला वेवलेंथ का ले रहे हैं, ये बैंड बी, इसमें क्या है, स्टार्ट में यहाँ है एब्जॉर्बेंस और एंड पर यहाँ एब्जॉर्बेंस बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। लेकिन अब अगर आप लैम्डा मैक्स के करीब ये वाला पोर्शन डालते हैं सैंपल के ऊपर, तो इसमें एब्जॉर्बेंस इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो रही होती। इसी वजह से जब हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं, तो वी यूज वैल्यू। आप यूवी विजिबल या विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड आउट करना होती हैं, तो यू ऑलवेज यूज द लैम्डा मैक्स वैल्यू। आप हमेशा लैम्डा मैक्स वैल्यू यूज करते हैं। तो एक्चुअली मैक्सिमम वेवलेंथ के ऊपर क्या होता है, जो बैंड आप सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ के ऊपर या लैम्डा मैक्स के ऊपर, हियर देयर इज एनालाइट एब्जॉर्बिविटी लिटिल, यहाँ एब्जॉर्बेंस में चेंज बहुत कम आ रही होती है। अगर कोई और पोर्शन लें तो उसमें एब्जॉर्बेंस में चेंज बहुत ज़्यादा आ रही होती है। इस वजह से किसी और पोर्शन पर लाइट रेडिएशंस के बैंड को सिलेक्ट नहीं करते, लैम्डा मैक्स के ऊपर सिलेक्ट करके यूज़ करते हैं, तो ये डेविएशन कम की जा सकती है। स्टे लाइट, इनको कुछ हद तक हमने पढ़ा है। स्टे रेडिएशंस क्या होती हैं, कॉमनली कॉल्ड स्टे लाइट इज डिफाइंड एज द रेडिएशन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज आउटसाइड द नॉमिनल वेवलेंथ बैंड चूजन फॉर द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के लिए जो आपने वेवलेंथ चूज की है, उसके आउटसाइड जो कोई रेडिएशंस ऐड हो जाती हैं, दोज विल कॉज द सटेलाइट, उनको हम लोग सटेलाइट का नाम देते हैं। This Satre radiation often is the result of the scattering and reflection of the surface gratings, lenses and mirrors, filters and windows। मतलब ये जो सारी चीजें आप लोग यूज कर रहे होते हैं, ग्रेटिंग यूज कर रहे होते हैं, लेंस यूज कर रहे होते हैं, मिरर्स यूज कर रहे होते हैं, फिल्टर्स या विंडोज, इनके ऊपर, इनकी सर्फेसेस के ऊपर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से या स्कैटरिंग की वजह से जो रेडिएशन ऐड हो जाती हैं इंस्ट्रूमेंट में और वो जाकर सैंपल के ऊपर पड़ती हैं, they will be called as stay-light. Stay-light causes the apparent absorbance to be lower than that of the true absorbance। इससे होता क्या है कि सैंपल को जो absorbance देना होती है, उससे उसकी absorbance to some extent कम हो जाती है। Stay-light actually absorbance को actual value से डिक्रीज करने का बायस बनता है। ये थी डेविएशन। एक छोटा सा टॉपिक, इक्विलिब्रिया जब मेंटेन हो जाता है, केमिकल इक्विलिब्रिया दो सब्सटेंसेस के दरमियान, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हम लोगों ने केमिकल वो जो सॉरी सैंपल डेविएशंस किया है, उसके अंदर ये किया है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है, तो इफ एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इज डिफरेंट फॉर ए एंड ए सी, जब दोनों के लिए मोलर एब्जॉर्बिविटी या एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं, दोनों के लिए डिफरेंट होगा, देन उनकी जो एब्जॉर्बेंस है वो इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करेगी। तो concentration of A and concentration of AC, they both depend upon the total value of या total concentration A। तो तब आप क्या करते हैं, plot is taken between absorbance and total activity of A। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ आता है वो लिनियर नहीं आएगा, जब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा होगा। तो सैंपल डेविएशन में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये फिर इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।